रहे हैं न्यूज नेशन। हम कोरोना का डेली टेस्ट लेकर हाजिर हैं और हम आपको बताएंगे कोरोना से जुड़ी हुई हर वो खबर जो जानना आपके लिए जरूरी है। मैं लेकर आऊंगी कोरोना की पॉजिटिव खबरें और मैं आपको दिखाऊंगा इस शो में नेगेटिव खबरें। कोरोना से जुड़ी नेगेटिव खबरें मैं नवेद आपके सामने लेकर आऊं। लेकिन अब एक शुरुआत करेंगे हम अच्छी खबर के साथ, क्योंकि अच्छी खबर जो है वही लड़ाई लड़ने के लिए हमें कॉन्फिडेंस देगी। तो पॉजिटिव खबर आई है भोपाल से। भोपाल के चिरायू अस्पताल से आज करीब 108 कोरोना के मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। उन्होंने कोरोना को हराकर घर वापसी की, जिसमें एक 2 वर्ष का मासूम और 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला भी थी। बता दें, चिरायू अस्पताल से अब तक 1000 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पहली नेगेटिव खबर की। इस बुलेटिन में आज हिंदुस्तान में जो जानलेवा कोविड-19 के मामले हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और यहां पर बीते हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है। बीते 24 घंटे में 8000 से ज्यादा मामले यहां पर आ चुके हैं। आपको बता दें कि बीते घंटे में कोरोना वायरस से महामारी की वजह से 230 लोगों की जान गई है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोज दर्ज किए गए मामलों का रिकॉर्ड हर दिन टूटना बड़े खतरे का संकेत है। आंकड़ों में इस बात की तस्दीक हो रही है कि देश की राजधानी दिल्ली सहित 4 सूबों में इसका कहर सबसे ज्यादा टूट रहा है। तो चलिए आपको बता देते हैं किस तरीके से जो ग्राफिक्स के जरिए किस स्टेट में क्या रिकवरी रेट है और क्या मौत का आंकड़ा है, उन पर एक नजर डाल लें। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, देश के आंकड़ों के लिहाज से बात करें कौन सा देश किस जगह पर है, तो अमेरिका नंबर 1 पर है। अमेरिका में जो केसेस है वो हम आपको बता रहे हैं, जो मौतें हुई हैं वो दिखा रहे हैं और साथ ही पहले राज्यों का देख लेते हैं। महाराष्ट्र में 67,655 केस टोटल आए हैं। रिकवरी हुई है 29,329 लोगों की। तो वहीं मौत 2000 से ज्यादा लोगों की हुई है, 20,000 से ज्यादा लोगों की हुई है। इधर तमिलनाडु के आंकड़े देखे आपने, अब दिल्ली का आंकड़ा देख लीजिए। 19,144 केस हैं, 8,478 की रिकवरी और 473 मौतें हुई हैं। चलिए, और इसके बाद अगली अच्छी खबर मैं लेकर आई हूं आपके लिए। पॉजिटिव खबर है कोरोना की रामबाण दवा से जुड़ी हुई, जिसे कोरोना काल में मोर्चे पर तैनात मेडिकल स्टाफ के लिए संजीवनी बताया जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की स्टडी के मुताबिक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के इस्तेमाल से बड़ी तादाद में हेल्थ केयर वर्कर्स जानलेवा वायरस के इन्फेक्शन से बच पाए, यानी कि प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर इसने काम किया है। स्वास्थ्य कर्मियों को इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा था, दुनिया भर में इसकी चिंता थी। रिसर्च के सामने आने से अब सुकून आया है, क्योंकि आपको बता दें पिछले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस दवा के साइड इफेक्ट्स बताकर इसका क्लिनिकल ट्रायल रोक दिया था। तो WHO को भी एक तरह से एक करारी शिकस्त मिली। कोरोना की संजीवनी है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये रिसर्च में भी साबित हो गया है। WHO की बात गलत साबित हुई है। आपको बता दें 6 डोज लेने के बाद 80% हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्शन से बचे हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ 4 डोज दवा लेने के बाद घटने लगता है रिस्क, यानी कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास जाना है जो कोरोना पॉजिटिव है, अगर आपने पहले से दवाई ले रखी है तो आपको कोरोना हमला नहीं करेगा। दवाई के साथ PPE किट भी पहनेंगे। ऐसा नहीं है खाली दवाई ले ली और PPE किट नहीं पहनी तो बात बन जाएगी। तो एक अच्छी पॉजिटिव खबर है। तो अगली नेगेटिव खबर भी, हिंदुस्तान में जो कोरोना से हाहाकार मचा है उसकी वजह से वर्ल्ड इंडेक्स में हिंदुस्तान का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या है नई डिटेल वो आपको बताते हैं। भारत अब कोरोना वायरस से लेकर दुनिया के सबसे बुरी तरह से प्रभावित देशों की सूची में 7वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत ने जर्मनी और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। हैरानी की बात यह है कि हिंदुस्तान को 10वें में से 7वें नंबर तक पहुंचने में सिर्फ 1 हफ्ते से भी कम वक्त लगा है। 25 मई को करीब 1,40,000 केसों के साथ भारत 10वें नंबर पर था और अब 90,000 से ज्यादा केसों के साथ भारत 7वें नंबर पर पहुंच गया, यानी कि हिंदुस्तान में सिर्फ 7 दिन में 50,000 नए केस सामने आए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत किस पायदान पर खड़ा है, क्या कहता है वर्ल्ड इंडेक्स। और वर्ल्ड इंडेक्स में भारत की पोजीशन 7वें नंबर पर जो पहुंची है उसमें अमेरिका नंबर 1 पर है। अमेरिका में मौत का आंकड़ा भी अब देख लीजिए आप किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। 1,06,000 यहां पर मौत का आंकड़ा पहुंच गया और भारत 1 हफ्ते के अंदर उस आंकड़े में 7वें नंबर पहुंचा है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में 5,15,000 केसेस आए हैं। उसमें रिकवरी भी अच्छी हुई है, 2 लाख से ज्यादा रिकवरी हुई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा 30,000 तक जा पहुंचा है। तीसरे नंबर पर कौन सा देश है, तो रूस उस जगह पर है। देख लीजिए 4,15,000 यहां पर केस है और मौतें हुई हैं 4,900।
स्पेन की बात करें तो स्पेन का देख लीजिए, स्पेन में 2,87,000 केस आए हैं और मरने वालों का तादाद जो है वो 27,000 है। अगला नंबर है पांचवा ब्रिटेन का, जिसमें रिकवरी नहीं के बराबर बताई जा रही है। 38,500 लोग यहां पर मौत का शिकार हो चुके हैं। इटली छठे नंबर पर है, 33,500 लोग यहां पर मौत हो चुकी है उनके। 7वें नंबर पर भारत है, जो अभी 5,394 यहां पर मौतें हुई हैं और 1,90,500 यहां पर केसेस सामने आए। चलिए अब बात कोरोना से जुड़ी हुई एक और अच्छी खबर की कर लेते हैं। इस वायरस से जंग लड़ रही दुनिया के लिए यह खबर जो है वो बेहद कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें इस वायरस से लड़ने के लिए अचूक हथियार मिलने की खुशखबरी जल्द सामने आ रही है। रक्षा और अनुसंधान विकास यानी DRDO ने इसकी दवा तैयार कर ली है, जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मरीजों पर परीक्षण यानी डिकोडिंग स्टडी की इजाजत दे दी है। DRDO ने उत्तर प्रदेश सरकार से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में दवा के क्लिनिकल ट्रायल के लिए अनुमति मांगी थी। तो एक बड़ी कामयाबी मिली है, दुनिया भर में रिसर्च हो रही है और हिंदुस्तान में भी DRDO को ये कामयाबी मिली है। इस कोरोना संजीवनी का सही परीक्षण जो है DRDO कह रही है अभी तक नतीजे मिले हैं। दवा वायरस को खत्म करने में कारगर साबित हुई है। शुरुआती जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, यूपी सरकार ने KGMU और GSVM में और साथ ही साथ आपको बता दें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी इसके लिए परमिशन दे दी है। एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ जो हैं इस परीक्षण की देखरेख करेंगे, यानी कि उनकी गवर्निंग बॉडी में ये कामकाज होगा इस दवा के ट्रायल का। तो चलिए अगली नेगेटिव खबर भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR से ही जुड़ी हुई है। यहाँ के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ICMR की बिल्डिंग को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। बिल्डिंग की साफ सफाई का काम अगले 2 दिनों तक चलेगा। बताया जा रहा है कि संक्रमित वैज्ञानिक पिछले दिनों एक मीटिंग में शामिल हुए थे, जिसमें ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव भी शामिल हुए थे। ICMR प्रशासन की तरफ से जो अधिकारियों कर्मचारियों को मैसेज भेजा गया उसमें घर से काम करने के लिए अब कहा गया है। तो आपको बता दें कि जो वैज्ञानिक कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनके बारे में जो डिटेल निकाल के आ रही है, मुंबई के रहने वाले वैज्ञानिक हैं, कुछ दिनों पहले ही आए थे दिल्ली और उसके बाद उनके संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई की ICMR यूनिट में कार्यरत है वैज्ञानिक और उसके बाद पूरी बिल्डिंग सैनिटाइज कर दी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उनकी तैनाती थी। वैज्ञानिक का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया और उसके बाद अब उनके साथ के जितने भी वैज्ञानिक थे उन्हें घर से काम करने के लिए कहा गया। कुछ दिनों पहले दिल्ली एक मीटिंग में आए थे और उसके बाद आशंका जताई जा रही है कि वो पॉजिटिव हुए। और अगली अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिंदगी कोरोना के साथ साथ जंग लड़ते हुए पटरी पर लौट रही है और इसमें पटरी पर लौट रही है हिंदुस्तान की रेल भी। जी हाँ, आज से 200 पैसेंजर ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगी हैं। इन 200 ट्रेनों में पहले दिन 1,45,000 से भी ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं। रेलवे ने कहा कि लगभग 26 लाख यात्रियों ने 1 जून से 30 जून तक विशेष ट्रेनों से यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग कराई है। ये पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें हैं जिनमें AC और नॉन AC दोनों ही तरह के कोच हैं। वहीं जनरल कोच में जितनी सीटें हैं उतने ही यात्री यात्रा कर पाएंगे। आइए किस तरह से अब भारतीय रेल एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है, दौड़ रही है। यात्रियों को उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून जो है वो मानना बेहद जरूरी होगा, तभी सेफ जर्नी आप कर सकेंगे। वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को सफर की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। आप जितनी सीट है उतने ही यात्री जा सकेंगे। सभी मुसाफिरों को फेस कवर करना या मास्क लगाना अनिवार्य होगा, कंपलसरी है। यात्रियों को ट्रेन रवाना होने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा, अपनी थर्मल स्कैनिंग करानी होगी, उसके बाद ही आप अंदर जो है जा सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में होनी चाहिए। तो जहां एक तरफ 200 पैसेंजर ट्रेनें आज से चालू की गई हैं, वहीं इससे जुड़ी एक नेगेटिव खबर भी सामने आई है। यूपी के उन्नाव में टिकट काउंटर पर बुकिंग करवाने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ गई। लोग टिकट बुक कराने के लिए काउंटर के पास भीड़ लगाकर खड़े दिखाई पड़े हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ी दिक्कत यहां पर सामने आ रही है। चलिए और अगली अच्छी खबर जो है वो हम लेकर आए हैं पटना और बिहार के लोगों के लिए। दरअसल रेलवे ने 200 पैसेंजर ट्रेन चलाई हैं, जिसमें से 48 ट्रेनें बिहार से होकर गुजरेंगी, जिसके लिए पटना स्टेशन पर खास इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन पर थर्मल कैमरा स्कैनर लगाया गया है। स्कैनर के सामने आते ही शरीर का तापमान और आपने मास्क पहना है कि नहीं वो स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद ही आपकी एंट्री हो सकेगी, यानी कि एहतियात के साथ जिंदगी को पटरी पर वापस लौटाना है। पटना स्टेशन पर आप जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर वेटिंग लॉन्ज में आते हैं, यहाँ पर एक थर्मल स्कैनर सेंसर लगा हुआ है। आप इसके सामने जैसे ही खड़े होते हैं, आपने कहाँ तक कोविड-19 के रूल को फॉलो किया और आप कितने
परफेक्ट हैं स्टेशन के अंदर जाने के लिए, वो यहाँ तय होता है। जी हाँ, जो सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है वो ये बताता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है, आपने मास्क पहना है या नहीं पहना है। इन तमाम बातों को बताने के लिए स्पेशल सिस्टम जो स्क्रीनिंग का वो लगा हुआ है। तो अनलॉक 1 जहां आज से शुरू हुआ है, तो उसी की वजह से अब नेगेटिव इंपैक्ट भी दिखने लगे हैं। जहां थोड़ी सी रियायत मिल रही है, उसी की वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर से अब ये तस्वीर सामने आई, जहां पर बॉर्डर पर भारी जाम देखने को मिला है। घंटों तक ट्रैफिक में फंसे होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर की है। अनलॉक 1 जैसे ही शुरू हुआ है, वैसे ही जाम की तस्वीरें बॉर्डर से सामने आ रही है। दिल्ली में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लिहाजा दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। लोगों को उम्मीद थी कि आज से छूट मिलेगी, रियायतें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर जो है पहले से ज्यादा निगरानी कर दी गई है। लिहाजा इस वक्त आप देखिए कि जाम बहुत ज्यादा लग गया, करीब 1 किलोमीटर लंबा ये जाम लग चुका है। जिनके पास है उन्हीं को प्रवेश नोएडा के भीतर मिल रहा है, जिनके पास नहीं है उनको दोबारा दिल्ली के लिए यू टर्न करवा दिया जा रहा है। लेकिन एक बीच अच्छी खबरें आ रही है कि बस सर्विसेज जो हैं वो शुरू हो गई हैं अनलॉक 1 में। पहले दिन देश के सभी राज्यों में बस सर्विस को लगभग शुरुआत कर दी गई, अनलॉक कर दिया गया है और बस में यात्रा करने के नए नियम बन गए हैं, जिसमें बसों में हर यात्री को फेस मास्क पहनना जो है वो अनिवार्य होगा। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा बसों को यात्रा के पहले सैनिटाइज करना होगा, यानी डिपो में जाकर बस जो है फेरा लगाने के बाद सैनिटाइज होंगी। वैसे तो सभी शुरू हो गए, लेकिन अहमदाबाद में बंद थी, तो अभी चालू है तो वो अच्छा हुआ ये, क्योंकि जो फंसे हुए थे लोग, क्योंकि दो दिन पहले आए थे और फंस गए थे लोग, उनको अभी घर जाने का मौका मिल रहा है। तो धीरे धीरे सब रूट चालू हो रहे हैं। सरकार की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से हमने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ऐसा आयोजन किया है। बस के अंदर चढ़ने से पहले हर एक पैसेंजर के मुंह पे मास्क बंधा होना चाहिए, तो ही बस में एंट्री मिलेगी। इधर अगली नेगेटिव खबर आई है उस सिटी से जो कोरोना से सबसे ज्यादा करा रही है। हम बात कर रहे हैं मुंबई की। मुंबई के सायन से खबर आ रही है, जहां पर सब्जी मंडी के बाहर सब्जी से भरे ट्रक के खड़े होने की वजह से हाईवे पर भारी जाम लग गया, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें डरा रही हैं। मुंबई के सायन की ये सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं, जहां पर माल लेकर आई ट्रक की वजह से लंबे जाम की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन सब के बीच अच्छी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर नई गाइडलाइन के बीच 4 जून से शॉपिंग मॉल्स को अनलॉक किया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स के मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया है और क्योंकि 8 तारीख से खुलने हैं और लंबे वक्त से शॉपिंग मॉल्स बंद पड़े हुए थे, तो ऐसे में जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आएगी। साथ ही मॉल के अंदर जो रेस्टोरेंट और शॉप्स हैं उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है, यानी कि कोताही नहीं बरतनी है, अनलॉक करना है सब कुछ। सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से 8 जून से अब शॉपिंग मॉल भी खोल दिए जाएंगे। शॉपिंग मॉल के अंदर इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तमाम कर्मचारी अब शॉपिंग मॉल पहुंचकर सबसे पहले उसे सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके साथ ही जो रिपेयर का काम है, चूँकि काफ़ी दिनों से मॉल बंद था और अब गर्मी है, तो ऐसे में रिपेयरिंग का भी काम शुरू हो गया है। कोरोना काल में कई ऐसी खबरें आई जो दिल दुखाने वाली थी और ऐसे में ही माया नगरी मुंबई से एक और नेगेटिव खबर आई। मुंबई से ही मशहूर म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान अब हमारे बीच नहीं है। खबर सामने आई, वाजिद पिछले कई दिनों से किडनी और गले के संक्रमण से जूझ रहे थे। उनका इलाज मुंबई के निजी अस्पताल में किया जा रहा था, लेकिन देर रात मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया। बॉलीवुड में साजिद वाजिद की जोड़ी काफी मशहूर मानी जाती है और इस जोड़ी ने कई हिट गाने दिए हैं। वाजिद खान का आखिरी वीडियो भी अब सामने आया है। साजिद भाई के लिए तो एक ही गाना गाऊंगा मैं। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आओगे, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। वो मेरी अपनी दुनिया है, मेरे अपने नजारे, आजाद परिंदा हूँ मैं, अपने रब का बंदा हूँ। मैं हूँ दबंग 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 दबंग, मैं हूँ दबंग 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 दबंग। इस मुश्किल वक्त में एक सकारात्मक खबर और एक आशा की किरण उस वक्त आई जब अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को 21,000 चिरागों से रोशन किया गया। तो एक उम्मीद की रोशनी सबको दिखी। कोरोना संक्रमण से मुक्ति की दुआ मांगी गई, साथ ही कोरोना वॉरियर्स की सलामती की भी दुआ मांगी गई। जल्द से जल्द ये जो है बीमारी खत्म हो पूरी दुनिया से, खास करके हमारे हिंदुस्तान से जल्द ये जो है कोरोना वायरस खत्म हो।
आइए अब आपको दिखाते हैं एक नेगेटिव खबर जो गुलाबी नगरी जयपुर से सामने आई। अनलॉक 1 में बाजार दफ्तर खुल जाने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग इतनी तादाद में सड़क पर उतरे हैं कि सड़क पर जाम जैसे हालात पैदा हुए हैं और इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में पुलिस को यानी कि कोरोना वॉरियर्स को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी अजमेरी गेट सांगानेरी गेट पर दिखी है, जहां पर ई रिक्शा और ऑटो को एंट्री की इजाजत नहीं है, मगर लोग बाज नहीं आ रहे हैं। यहां पुलिस को उन लोगों को रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है जिनकी गाड़ियों को अनलॉक 1 में इन इलाकों में जाने की मनाही है। फिलहाल हम अजमेरी गेट पर खड़े हैं और आपको यहाँ के ट्रैफिक का नज़ारा दिखा देते हैं। जैसे ही अनलॉक 1 शुरू हुआ है, तमाम लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। चूँकि आज सभी ऑफिस खुल गए हैं, ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा को अभी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस के जवानों को मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों को ये समझाना पड़ रहा है कि परकोटा में अभी ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा को जाने की अनुमति नहीं है। वजह भी साफ है, क्योंकि सबसे अधिक हॉट स्पॉट अगर देश का रहा है तो रामगंज इलाका रहा है। और एक अच्छी खबर आ रही है उत्तराखंड के चमोली से, जहां मशहूर वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी को आज खोल दिया गया। यहां 500 से अधिक तरह के फूल खिलते हैं, जिससे इस घाटी की खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। चारों तरफ खिले तरह तरह के फूलों से ये घाटी गुलजार रहती है। हर साल की तरह इस बार भी 1 जून को ही फूलों की घाटी को खोला गया, लेकिन सैलानियों से गुलजार रहने वाली फूलों की घाटी इस बार सैलानियों की एंट्री नहीं हो पाएगी। सिर्फ विभागीय कामकाज के लिए इसे खोला गया है। तो चलिए अब आपको नेगेटिव खबर दिखाते हैं। गंगा दशहरे पर देश भर में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सावधानी को नजरअंदाज कर रहे हैं। हरिद्वार से लेकर देश के तमाम घाटों पर इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई है। जहां पर घाटों में लोगों का जमघट लगा रहा तो वहीं आस्था की डुबकी लगाते समय भी लोग जरूरी दूरी नदारत यहां पर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। जानकारों के मुताबिक इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ना कोरोना काल में खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन लोग तमाम जागरूकता अभियान के बावजूद नियम तोड़ते दिखे हैं। और अब अगली खबर दिखाते हैं आपको वंदे भारत मिशन से जुड़ी हुई। श्रीलंका में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए नेवी का जहाज कोलंबो पहुंच गया है। भारत सरकार ने श्रीलंका में फंसे भारतीयों को लाने के लिए नौसेना का ये जहाज भेजा है। INS जलाश्व कोलंबो के बंदरगाह पर खड़ा है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय स्वदेश वापस लौटने वाले हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 700 भारतीय INS जलाश्व से भारत लौटेंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं एक और नेगेटिव खबर। अब तक ये माना जाता रहा है कि कोरोना बुजुर्गों के लिए खतरनाक है, लेकिन ICMR की एक रिसर्च में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इस रिसर्च के मुताबिक जवानों और बुजुर्गों में वायरस के अटैक रेट में ज्यादा अंतर नहीं है। इस रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक देश में नौजवानों को ये बीमारी ज्यादा निशाना बना रही है। नौजवानों में इस बीमारी से संक्रमित होने की दर हैरान करने वाली है, यानी कि इस वायरस से बुजुर्गों के साथ साथ नौजवानों को भी बड़ा खतरा है। और अब जाते जाते आपको एक अच्छी खबर दिखाते हैं जो कोरोना काल में राहत और सुकून का एहसास कराती है। सोशल मीडिया में महाकाल नगरी उज्जैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोरोना के 113 मरीज जब एक साथ ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो अस्पताल स्टाफ से लेकर तीमारदार तक सब झूम गए। अधिकारियों ने ढोल की थाप के साथ रिकवर करने वाले मरीजों का हौसला बढ़ाया। जरा देखिए कि किस तरह से कोरोना से जंग को इन्होंने जीत लिया। तो खुशियां डॉक्टर, तीमारदार और मरीज सब मिलकर मना रहे हैं। कोरोना के डेली टेस्ट में पॉजिटिव न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो कोरोना के
इधर उत्तर प्रदेश में नोएडा प्रशासन अब कंटेनमेंट जोन के आसपास की फैक्ट्रियों को खोलने का फैसला ले रहा है। नोएडा में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कहे जाने वाला सेक्टर 8, 9 और 10 में लगभग 2000 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो अब तक बंद पड़ी हैं। और आज नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के साथ इन इलाकों का दौरा किया है। कंटेनमेंट जोन के इर्द गिर्द पड़ने वाली फैक्ट्रीज को किस तरह से खोला जाएगा, क्या सिचुएशंस रहेंगी, क्या रेस्ट्रिक्शंस है जिनको फॉलो करने पड़ेंगे, उसको लेकर के एनईए की टीम के साथ पुलिस प्रशासन और सिटी मजिस्ट्रेट खुद पूरे इलाके का मुआयना कर रहे हैं। यानी कि सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 5 ये वो इलाके हैं नोएडा के जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज मिले। लेकिन आसपास फैक्ट्रीज भी बहुत सारी पड़ती हैं, तो किस तरह से खोला जाएगा? विपिन जी, आप बताइए कि अब किस तरह से अनुमति दी जा रही है, डीएम ने क्या डिसाइड किया है, क्योंकि इन फैक्ट्रीज को अनुमति नहीं मिली थी सर। देखिए, शुरू से सेक्टर 8, सेक्टर 9 और सेक्टर 10 के अंदर और 5 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बीच में अनऑथराइज कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, झुग्गियाँ बनी हुई हैं जहाँ से कोरोना निकल रहे थे। पर अब किस्मत ये भी अच्छी है कि कई दिनों से यहाँ से कोई कोरोना भी नहीं निकला है। इसीलिए आज हमारा डेलीगेशन जिलाधिकारी महोदय से मिला और उनसे निवेदन किया कि कम से कम ये 2000 इंडस्ट्री हैं, इनको चलने की आपके द्वारा अनुमति दी जाए। तो उन्होंने अपने साथ प्रशासन के एसीपी साहब और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ पूरा का पूरा दौरा करने के लिए भेजा है और हमें उम्मीद है कि कम से कम 95% इंडस्ट्री आज यहाँ पर खुल जाएंगी। तो यानी कि सिचुएशन ये है कि सिटी मजिस्ट्रेट, एसीपी 1 सब इस वक्त मौके पर मौजूद है। पूरे इलाके का मुआयना किया जा रहा है। सील्ड एरिया से कहा जा रहा है कि जो सील्ड एरिया है वहाँ से कोई भी मजदूर या श्रमिक इंटर नहीं करेगा, लेकिन आसपास फैक्ट्रीज खोलने की अनुमति दे दी गई है। ये पूरा इलाका कंटेनमेंट जोन में आता है और इसको एक तरीके का मुंबई का धारावी भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे। हम उस तरफ आपको लेके चलते हैं जहाँ पे प्रशासन के लोग भी हैं, जो पूरी टीम है। सर, एक सवाल बस, सर ये झोपड़ियों के आसपास का एरिया है, सर इसको लेके आप लोग क्या गाइडलाइंस जारी करेंगे? खुलने की सब फैक्ट्री नहीं, झुग्गियों का जो आसपास के एरिया है उसको हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण उपरांत हम निर्णय करेंगे कि कौन फैक्ट्री खुलना चाहिए और कौन फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए। अभी भी ये इलाका हॉटस्पॉट एरिया में है, तो खोलना कितना सही है कितना नहीं, ये देखना होगा कि आखिरकार प्रशासन क्या डिसाइड करता है। नोएडा सेक्टर 8 से वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ हर्षद अनवानी, न्यूज़ नेशन। इधर गाजियाबाद के लॉकडाउन को भी चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करने की प्लानिंग की जा रही है और आज से सभी दफ्तर को खोलने की परमिशन दे दी गई है। औद्योगिक इकाइयों को पहले से ही खोला जा चुका है। क्या परेशानियां औद्योगिक इकाई चलाने में आ रही हैं, आइए बताते हैं आपको। 1 जून से सभी कंपनीज को पूरी तरह से खोलने की परमिशन दे दी गई है। लेबर्स के साथ पूरी तरह से काम कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। इस समय हम गाजियाबाद के कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं और एक कंपनी के बाहर हम मौजूद हैं। ऑनर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और बातचीत के दौरान हम अंदर कंपनी की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जानेंगे किस तरह से अंदर फंक्शनिंग चल रही है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो गाइडलाइन है उनका कितना पालन यहाँ कराया जा रहा है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पल्लव रहेजा है, कंपनी का नाम एमपीके मशीन टूल्स। पल्लव जी, मैं ये जानना चाहूँगा किस तरह की आपने यहाँ पे सुविधाएं की हुई हैं, जिस तरह से गाइडलाइंस हैं कैसे उसको फॉलो किया जा रहा है। आपके साथ चलेंगे और बातचीत में हम जानेंगे क्या कुछ अंदर इंतज़ाम है। बिल्कुल, मॉर्निंग में जब मैन पावर आती है उसके लिए हमने अलग अलग ये इस तरह का डिस्टेंस के अलग अलग सर्कल लगाए हुए हैं ताकि उनका एक डिस्टेंस मेंटेन रहे। बिल्कुल, यहाँ देखिए आप जूते सैनिटाइज करने के लिए भी अलग से यहाँ पर रखा हुआ है और जूते सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर कंपनी में परमिशन दी जाती है। सर्कल यहाँ पर बने हुए हैं ताकि एक साथ लोग ना जाएं और जब आप अंदर जाते हैं तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं कमरे के अंदर हैं वो थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर होने पर ही आपको अंदर परमिशन दी जाएगी। और यहाँ देखिए आप सैनिटाइजर का बॉक्स लगाया हुआ है, आप हैंड सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद ही आप अंदर जाएंगे। सर, मैं जानना चाहूँगा, कंपनीज को पूरी तरह से रन करने की परमिशन तो दे दी गई है, लेकिन क्या कुछ परेशानी आप सब फेस कर रहे हैं? देखिए, कंपनियां तो तभी सबसे फंक्शन कर पाएंगी जब मैन पावर पूरी होगी। आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि जो मैन पावर आसपास रहती है वही आ पा रही है, जो अपने घर चले गए थे घबरा के वो वापस नहीं आ पा रहे। तो ऐसी तमाम तरह की परेशानियां हैं जो फिलहाल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको उठानी पड़ रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 2-3 महीने जो हालात हैं इंडस्ट्रीज़ के वो इसी तरह के रहने वाले हैं। गुडलप्रीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। इधर बेंगलुरु में भी आईटी कंपनियों को खोल दिया गया है। कंपनियों में 40% कर्मचारियों के साथ साथ काम
शुरू करने की इजाज़त हुई है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन हो रहा है। बेंगलुरु से हमारे संवाददाता यासिर मुश्ताक की रिपोर्ट देखिए। अनलॉक 1 का आज पहला दिन है, लेकिन आईटी सिटी बेंगलुरु में आईटी कंपनियों की तस्वीर लॉकडाउन 1 जैसी है। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु की legaldesk.com के दफ्तर में और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दफ्तर है 5 से 6 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो भी आप देख सकते हैं मास्क लगा के सभी है और बाकी जो सब कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में अभी भी जो है गाइडलाइंस पुरानी ही है कि सिर्फ 30% स्टाफ ही जो है वो दफ्तर में आकर काम कर सकता है। लिहाजा यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही कर्मचारी काम कर रहे हैं। अशोक जी हमारे साथ है जो कि को फाउंडर है इस कंपनी के। सर ये बताइए कि कितना मुश्किल हो रहा है ऐसे काम करने में, बहुत कम लोग यहाँ पे हैं, कैसे आप सर्वाइव कर रहे हैं? सर हमको ये काम से बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा रहा है, काम करने में बहुत दिक्कत हो रहा है एंड लोग घर पे भी बहुत सारे मतलब सैटरडे संडे नहीं है एंड शाम को भी ना 7 बजे के साथ भी काम करने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो टाइम का अंदाज़ा नहीं रहता है क्योंकि वो घर पे काम कर रहे हैं एंड ऑल्सो बहुत सारे फ़ोन पे काम चलते हैं, जूम कॉल और वीडियो कॉल पे ऊपर। आई थिंक लगता है कि हम लोगों को ये कंटिन्यू हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अशोक का कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर जो गाइडलाइंस है उनमें थोड़ी और डील नहीं दी जाती है तो सॉफ्टवेयर सेक्टर के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। तो खबरें लगातार जारी, आगे नजर डालते हैं खास खबरों पर, तुरंत हाजिर होंगे।